हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का, और जो DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक सारी सूरत हाल सामने आई है। उसके बाद जो सिविल और अस्करी ताल्लुकात हैं उनके ऊपर एक बहस भी छिड़ी हुई है, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि इट्स इन द लाइमलाइट। तो उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब पिछले एक आध दिन के अंदर अगर हुकूमत की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो उनका जो मौक़िफ़ है जो सामने आया है और बहुत वाज़ेह है, वो यही है कि मामला जो है वो तय हो जाएगा, खुश उसलूबी से तय हो जाएगा, प्रोसेस जारी है। और ये भी कि अस्करी क़यादत के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है हुकूमत का। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसका भी इजलास हुआ और उसके दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस तरह की ही गुफ्तगू की। जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनके मुताबिक वज़ीर आज़म ने अपनी जमात को ये यकीन दिलाया कि उनके अस्करी क़यादत के साथ बहुत करीबी और खुशगवार जो है ताल्लुकात हैं और वो आर्मी चीफ़ के साथ बैठकर हर मौजू के ऊपर तफसील से बात कर सकते हैं। मगर साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की भी हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो जो कैंडिडेट्स होंगे DGISI के लिए उनका इंटरव्यू भी करेंगे। मगर अगर ऐसा हुआ तो कहा जा रहा है कि मुल्की तारीख़ के अंदर ये पहला वाक़या होगा। मगर फवाद चौधरी साहब ने इसकी भी वजाहत की है और कहा है कि महज एक मुलाकात होगी, कर्टसी कॉल होगी, उसको इंटरव्यू नहीं कहना चाहिए। अब बहस बहुत पुरानी है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत होती है, जिस मर्ज़ी पार्टी की हो, ये जो एक रिश्ता है या एक बैलेंस ऑफ पावर भी इसको कहा जाता है, इस पे बहस हमेशा ही जारी रहती है। बहुत दफ़े ये भी बात हुई है कि शायद पार्लियामेंट की, एग्जीक्यूटिव की, अदलिया की, फ़ौज के जो ये रिलेशनशिप है इसको रीकास्ट करने की ज़रूरत है, शायद एक नए आइनी मुआहिदे की भी ज़रूरत है। मगर क्या इस वक्त भी ऐसी कोई सूरत हाल है? इस सारे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, और शहजाद चौधरी साहब हैं, ये भी एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ऐसे अमूर पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी साफ़ी साहब, हुकूमत 2 दिनों से या उससे भी ज़्यादा से बार बार ये कह रही है कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, दोनों साइड्स जो हैं एक ही पेज पर मौजूद हैं। क्या ये दावा जो है इस पे यकीन कर रहे हैं लोग, या अभी भी ऐसे कोई मसले हैं जिन पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है हुकूमत? आरवा, मेरे ख्याल में एक तो इसको सिविल मिलिट्री रिलेशन या तनाव का नाम देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सिविल में तो अपोजिशन जमातें भी आती हैं, सिविल में तो मैं और आप भी आते हैं, सिविल में तो दीगर सिविल इदारे भी आते हैं। ये जो तनाज़ा खड़ा किया है ये हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान में भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इमरान खान साहब और उनके घर और मेरे ख़्याल में मिलिट्री लीडरशिप तक महदूद है। इसलिए वो और सिर्फ इमरान खान साहब और उनके घर जो है वो पूरे सिविल उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं तो समझता हूँ कि इस मामले में उनकी काबीना का एक वज़ीर भी उनका हमनवा नहीं है, और उनके काबीना के किसी एक वज़ीर को भी न इमरान खान साहब समझा सके हैं कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से वो ताख़ीर कर रहे हैं, और न उनके वज़ीरों में से कोई कौम को समझा सकता है। साफ़ी साहब, तो आप ये कह रहे हैं, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि ताख़ीर जो है इस वक्त हुकूमत की तरफ से है? जी, हुकूमत की तरफ से है, और हुकूमत भी नहीं, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से है। उनके सारे वज़ीर उनका मिन्नत तरला कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि जी आप ये क्या कर रहे हैं। और अगर ये मामला बिगाड़ की तरफ गया तो ये मैं आप लिख के रख लें कि इनमें इनके बाकी लोग तो दूर की बात है, इनकी काबीना में 2 बंदे भी इनके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि वो समझते हैं। आप देखें, खुद माजी को आप छोड़ें, इसी हुकूमत में 2 DGISIs का ISI का
उनका तकर्रुर हुआ है। आप मुझे बताएं, पहले जनरल आसिम मुनीर साहब का हुआ है इमरान खान साहब के दौर में, और दूसरा फिर ख़ुद जनरल फैज़ हमीद साहब का हुआ है। किसी एक में ये चीज़ें फॉलो की गई जो अब वो हैं? आपके डॉन अखबार को अपने उस दिन की खबर निकाल लें, न ये हमें कोई इतला मिली थी उस वक़्त की 3 बंदों की लिस्ट भेजी गई, न ये हमें कोई इतला मिली थी कि जो उसमें कोई इंटरव्यूज़ वगैरह किए गए। दोनों मरतबा यही हुआ कि ISPR का प्रेस रिलीज़ आया, मिलिट्री लीडरशिप ने फ़ैसला किया, और एक इनफॉर्मल, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को बताया गया हो, और तो उस वक़्त तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई ये नहीं किया कि जी ये मेरी अथॉरिटी है और मेरे पास 3 नाम हैं और मेरे साथ ये करें और मेरे साथ वो करें। तो जब इसी हुकूमत में 2 DGs का तकर्रुर उस तरीके से हुआ था, तो अब उन्होंने कहाँ से ये नई मंतिक निकाल दी है? और फिर जब मंतिक भी निकाल दी है और एक गैर ज़रूरी पड्डा शुरू किया है, और एक मिनट और एक घंटा इस कौम के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए भारी सही। साहब यहाँ ज़रा शहजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। साफ़ी साहब का बड़ा अहम या इंटरेस्टिंग दिलचस्प जुमला, शहजाद साहब, क्या आप इत्तफाक करेंगे, खामखा का फड्डा शुरू कर दिया है? नहीं, मैं इसको वो भी कहूँगा और मैं ये भी कहूँगा कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, या खुद से लगाया हुआ एक ज़ख्म अननेसेसरीली, बिल्कुल से। और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि जो पहले 2-3 लगाए हैं उसमें कितने इंटरव्यू किए, कितनी चॉइसेस आई आपके पास, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें। ये हमारे कान पक गए सुन सुन के हर तरफ से कि फौज को चाहिए कि और अदारों को चाहिए कि अपने आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें। तो ये कौन सा आईनी हदूद है जिसके अंदर के वज़ीर आज़म जो है वो मुशावरत से सेटिस्फाइड नहीं है DGISI के ऊपर, बल्कि वो चाहता है कि मैं इंटरव्यू करूं। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट करने वाला है। भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर भी इंटरव्यू नहीं करते, ये बुलाते हैं बेचारे एयर चीफ और नेवल चीफ को जब उससे मिलना होता है, किसी को बनाना होता है, वरना तो ये आर्मी चीफ को कौन बुलाता है इंटरव्यू करने के लिए वहां पे? बल्कि वो 4 नाम जाते हैं, उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा जी आप आर्मी चीफ होंगे। पहले से हर चीज उन्होंने सॉर्ट आउट की होती है। DGISI तो एक ज़ेली इदारा है, ऐसा ही है जैसे कोर कमांडर 11 कोर आप लगाएं और आप कहें कि अच्छा पहले मैं इंटरव्यू करूंगा फिर आप कोर कमांडर 11 कोर लगाएं। ये क्या तरीका है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का काम सियासत का काम नहीं है। ठीक है, आपके ताबे है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आपको इस तरीके से आपको एक दे दी, इसलिए मुशावरत करनी होती है, लेकिन उसके बहुत 90% काम, 99% काम दूसरा है। ये तो आप लोग हैं जो उससे सियासत का काम लेते हैं। आप रुक जाएं, मत लें सियासत का काम उससे। उसका काम अपने वो देगा, इनपुट देगा, एक आपको भी देगा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, क्योंकि जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी उसके हिसाब से आपको बताना है। अफगानिस्तान का मसला था, इंडिया का मसला था, लेकिन बुनियादी तौर पर इफ आई मे इंटरप्ट यू हियर सर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शायद कोई लैक ऑफ क्लैरिटी है शायद अपॉइंटमेंट में, कि इस तरह का एक मसला हो सकता है और दोनों तरफ से साइड जो है वो एक तरफ ट्रेडिशन पे हम कह रहे हैं कि जी ट्रेडिशनली इस तरह अपॉइंटमेंट होती है, दूसरी तरफ लैक ऑफ क्लैरिटी है। क्या ये एक ऐसा मौका है कि हम इस चीज को हाईलाइट करके क्लैरिफाई कर दें कि ये किस तरह होनी चाहिए अपॉइंटमेंट? जैसे आज तक होती रही है, ये ISI नहीं बनी है, पाकिस्तान नया मुल्क है। व्हाट इज द कंफ्यूजन? मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब के दिमाग में ये कहां से बात आई। बात असल में ये है कि सियासी मसलहतें हैं, हम उस बात को कहने से घबरा रहे हैं, और बदकिस्मती से जब आप ये काम करते हैं तो आप बड़े काबिल जर्नैलों को आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और कंट्रोवर्शियल बना देते हैं उनके मुस्तकबिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप रियलाइज नहीं कर रहे कि हम किस तरीके से, हाउ आर यू डैमेजिंग दीज जनरल्स, भले आपके कितने फेवरेट हों सबके सब। कल को कोई भी जर्नैल, जब इनमें से जिनके नाम 2, 3, 4 के चल रहे हैं, जब ये आर्मी चीफ बनेगा एज ए रिप्लेसमेंट, तो उस वक्त उसका ताल्लुक अपनी फौज के साथ किस तरह का होगा? डू यू रियलाइज कि फौज के अंदर क्या रिएक्शन आप क्रिएट कर रहे हो इन लोग अपने इस प्रोसेस के साथ? और इस तरह की, और ये पता नहीं किसने सिखाया या किसने बताया कि जी फलाने को ना जाने दें, और भाई क्या नहीं जाएगा तो वो आर्मी चीफ कैसे बनेगा? तो इसलिए देयर इज एवरीथिंग इज वो एक तरीके से काम चलता है ना फौज के अंदर। उन्होंने एक कैरियर पैटर्न है, उसका एक पूरा कैरियर प्रोफाइल बनता है, उसको इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, मतलब यू कांट इंटरफेयर। ऐसा ही ना जैसे कल को ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि मैं अब रिटायर्ड एयर जो अफसरों में से कोई बंदा ढूंढूंगा और उसको एयर चीफ लगा दूंगा। व्हाट डू यू डू विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच? तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हौसला करें, छोड़ दें उन जगहों को जहां पे कि थोड़ा बहुत कोई अभी रह गया किसी किस्म का भरम और किसी किस्म का काम, या जो कोई एक ऑर्गेनाइजेशनल फाइडेलिटी, इंटेग्रिटी रह गई, लेट इट स्टे प्लीज, लेट्स नॉट इंटरफेयर विद दैट एट लीस्ट।
सही। साफ़ी साहब, फिर सर अब ये जो अब ताख़ीर पिछले 2 दिनों में हमें नज़र आ रही है सर, ये भी अब हम क्या कहें कि क्या है, क्योंकि बहुत सारी मुख्तलिफ इतलात हैं। कुछ कहते हैं कि जी समरी चली गई है, कुछ कहते हैं कि समरी भेजी ही नहीं गई। तो सर ज़रा इस पर रोशनी डालें कि एग्जैक्टली अब ताख़ीर जो है या डिले जो है वो किस एंड पे है और उसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि तनाज़ा क्रिएट भी किया है इमरान ख़ान साहब ने और ताख़ीर भी उनकी तरफ से हो रही है। और फिर इंटरेस्टिंग चीज़ देखें जिसकी तरफ शहजाद साहब ने इशारा किया कि वो अल्लाह के बंदे ना तो ये सोचते नहीं हैं कि इस वक्त उन्होंने एक पूरे इदारे के और फिर उस इदारे में कितनी शख्सियात के वक़ार को और इज़्ज़त को दाव पे लगाया हुआ है। अब देखें, सबसे पहले मैं पूरे वसूख के साथ आपको कह सकता हूँ कि जितने मुशावरत माजी के प्राइम मिनिस्टर से होती थी या जितना उनको ऑन बोर्ड लिया जाता था, उससे कई गुना ज़्यादा इस मामले में प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड थे, नंबर 1। नंबर 2, ख़ुद जिस बंदे को सबसे ज़्यादा इस मामले में वो ला के रगड़ा दे रहे हैं और दूसरों से भी उनको रगड़ा दिलवा रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब, वो न सिर्फ ये कि इस पूरे मामले में ऑन बोर्ड थे, बल्कि वो ये उनके गुड फेथ में ये काम किया जा रहा था। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा उनको मुतनाज़ा बना दिया है। वो ख़ुद ये कन्वे कर चुके हैं कि वो इंस्टीट्यूशन से बड़े नहीं हैं और वो मुकर्ररा तारीख़ पे अपना चार्ज संभालने के लिए जाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी आड़ ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का मामला ये नहीं है, उनके जहन में पता नहीं और क्या है, लेकिन उन्होंने आड़ ली है उनकी। और जिस तरह अभी एयर मार्शल साहब ने फरमाया कि भाई आप एक बंदे के बारे में इस तरह का तासुर दे के ख़ुद उनकी पोजीशन इंस्टीट्यूशन में भी ख़राब कर रहे हैं और पब्लिक में भी ख़राब कर रहे हैं। फिर जो नए DGISI आ रहे हैं, उस बेचारे का बीच में क्या कसूर है? न उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ रहा है, न और कुछ, उनका अपना एक कैरियर है। फिर आपने आर्मी चीफ को भी एक आजमाइश में डाला हुआ है और पूरा इतने दिनों से आपने एक तमाशा। और तीसरी बात ये है कि क्या कानून में ये जो उस रोज़ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा, तो क्या ISI का कोई एक्ट है? क्या कानून में ये है कि वो उधर से वो होंगे? आप जिसको भी लगाना चाहते हैं एज जनरल, वो तो आर्मी चीफ का सबऑर्डिनेट है और आर्मी चीफ को आर्मी एक्ट के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जनरल को घर भेज सकते हैं उनको। तो वो तो उनका फैसला था। और माजी में ऐसे भी हुआ है कई मरतबा कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं होता था DGISI, क्योंकि वो आर्मी चीफ का इख्तियार होता था, उधर से वो लगा लेते थे। या फिर अभी, लेकिन मैंने आपसे बताया कि इस मरतबा तो ये मामला अगर मुझे पता था, अगर आपको पता था, अगर दूसरे को पता था, तीसरे को पता था, क्या इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था? ये हमें समझ नहीं आ रही है कि उसने अपने नाकामियों से। बिल्कुल ठीक। सब हम ब्रेक लेनी है, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ जी नाज़रीन। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें सलीम साफ़ी साहब से और शहजाद चौधरी साहब से, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। शहजाद साहब, ऑब्वियसली ब्रेक पे जाने से पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो सर आपने एक बहुत अहम बात की थी। आपने कहा था कि प्रोफेशनल्स हैं, ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स की जो एक रेप्यूटेशन है, परसेप्शन पे बहुत फ़र्क पड़ता है ऐसे वाक़यात से, और उसकी वजह से फिर इंस्टीट्यूशन से रिएक्शन आता है। सर, इस सारे वाक़े के ऊपर आप किस किस्म का एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि क्या हम देख सकते हैं कि आगे भी कुछ आएगा? ये जो सारा तनाज़ा बना है, ऑब्वियसली उसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन में भी कोई थिंकिंग पाई जाती होगी, कुछ इमोशंस होंगे, वो किस तरह हमें अब नज़र आ सकते हैं सर? देखिए, इंस्टीट्यूशंस ऐसा समझ लीजिए ना कि एक सब इंस्टीट्यूशन ISI फौज का समझ, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इदारा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी बुनियादी तौर पर ये फौजी इदारा है, बनाया ही ऐसे गया था फौजी इदारा। तो ये फौज का सबसेट है, ये तीनों सर्विसेज का सबसेट है। अच्छा, उस इदारे को
जिस तरीके से हम जब डिस्कस करते हैं या उसकी लीडरशिप को डिस्कस करते हैं, तो वो उसको एक जाहिर है कि अपना एक यानी उसके लीडरशिप को जिस तरीके से हम सवालिया निशान पैदा हो जाता है, तो उसकी अपनी रेपुटेशन डेली प्रोग्राम्स के अंदर, डिस्कशंस के अंदर हिट होती है और कमज़ोर होती नज़र आती है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, फ़ौज से जो रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, फ़ौज का रिएक्शन नहीं होता। अब बदकिस्मती से जिस तरीके से सलीम बता रहे थे कि जो जनरल जिनका नाम लिया जा रहा है उनकी रेपुटेशन मार हो रही है, मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठ रहे हैं। सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या खान साहब की डिपेंडेंस किसी एक आदमी पे इतनी ज़्यादा है, और वो भी इस तरह का फ़ौज का जनरल जो कि एक फ़ौज के सबसेट इदारे के ऊपर इस वक्त अपना काम कर रहा है। क्या ये है, क्या ये हकीकत है? क्या सियासी मदाखलत का असल में इस किस्म का कोई खुदा न खास्ता कोई खदशा है? कम से कम इमरान खान साहब को अपनी क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के लिए अपने आप को इससे दूर करने की ज़रूरत है। एक्चुअली हकीकी तौर पर जो पॉलिटिकल सेल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने क्रिएट किया था, वो जनरल कियानी ने अपने दौर में एक ऑर्डर करके उसको ख़त्म कर दिया ISI से। उस वक्त तक अभी तक एक पॉलिटिकल सेल काम कर रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने, उसको ख़त्म कर दिया गया जनरल कियानी। लेकिन अगर आप आज भी इसके अंदर इतने इंटरेस्टेड हैं ISI की अपॉइंटमेंट के अंदर, बेशक होना चाहिए, क्योंकि उसकी इनपुट आपको फॉरेन पॉलिसी में बहुत हेल्प करती है। लेकिन वो उसका, जैसे मैंने कहा, एक पार्शियल काम है। 99% काम उसका सर्विसेज के साथ है, तीनों सर्विसेज के साथ जो इनपुट्स उनको वो देता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि उसकी इनपुट के ऊपर हम अपनी मिलिट्री और डिफेंस पॉलिसी बनाते हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनती है, और तीनों सर्विसेज उसके मुताबिक फिर अपने आप को तैयार करती हैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। उसका काम वो है बुनियादी तौर पर जिसलिए बनाया गया था। लेकिन उसको आपने कर करके इस्तेमाल करके इसका नाम, और उसको फिर मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल सही सर, अल्फाज है मतून या मलून, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ जब आप लेके आते हैं उसको इन जगहों के ऊपर डिस्कशंस के अंदर, तो फिर ये है रिएक्शन। तो कल जनरल फैज हमीद साहब, अगर अल्लाह करे, एंड ही डिजर्व्स टू बी दी नेक्स्ट कमांडर along with 2-3 many other people as well जो कि लाइन में होंगे, लेकिन अगर ये बन जाते हैं तो फिर ये किस तरीके से कहेंगे जी आपका तो इस तरीके से नाम उठा था, तो उनको खराब किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक सर। सर आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे ज़रा साफ़ी साहब सर योर लास्ट कमेंट सर, और ज़रूर इस बात पे जिक्र करिएगा कि इमरान खान साहब बहुत तनकीद करते थे उनकी स्पीचेस के। आजकल क्लिप्स चल रहे हैं कि पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश करती रही है पिछली पॉलिटिकल लीडरशिप आर्मी को, और आज लगता है कि वो भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। नहीं, एक तो खुद उनके ये क्लिप अपनी हुकूमत के दौर का मौजूद है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आर्मी चीफ होता है, कौन DG ISI होता है। माजी में वो माजी की हुकूमतों पे इस बुनियाद पे तनकीद करते थे। अब लेकिन उन्होंने अब ये कर दिया कि जी उनके लिए सबसे बड़ा मसला वो यही है। हालांकि पहले कहते थे, चंद महीने पहले की क्लिप है, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जो एयर मार्शल साहब ने बात की कि आप ख़ुद अपोजिशन को या इस हुकूमत को और इस सेटअप के नकादों को ये दलील दे रहे हैं, मवाद दे रहे हैं कि मेरी हुकूमत के चलने के लिए एक जनरल का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ आप जो है अपने आप को बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर जैसा बनाना चाहते हैं। हालांकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले भी कि असल मामला ये नहीं है जनरल फैज़ हमीद साहब का रहने का या उनको रखने का, असल मामला कुछ और है, लेकिन वो उनको डाल बना रहे हैं। पहले इन्होंने ये ज़्यादती की इस इंस्टीट्यूशंस के साथ कि पिछले 5-6 साल की उनकी सियासत ये रही कि वो इंस्टीट्यूशन को और अपोजिशन को लड़ाए, वो मीडिया को और इंस्टीट्यूशन को लड़ाए। लोग जो हुकूमतें होती हैं या लीडर्स जो होते हैं वो अपने इदारों के लिए ढाल बनते हैं। इन्होंने पिछले कई सालों से बड़े तरीके के साथ इंस्टीट्यूशंस को अपने लिए ढाल बनाए रखा, और अब आके खुद एक गैर ज़रूरी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी मौक़िफ़ अपना के इंस्टीट्यूशन को एक कटहरे में ला खड़ा किया, उसकी अहम शख्सियात को कटहरे में ला खड़ा किया। और ये एक जो नापसंदीदा बहस है, जो नुकसानदेह बहस है, उसके सिलसिले को वो दवाम दे रहे हैं। अब एक नोटिफिकेशन करने में या कंसल्टेशन करने में ये तो 1 घंटे का काम है। एक तरफ आप खुद कहते हैं कि मुझे अफ़गानिस्तान की वजह से, पहली बात तो ये कि हमें पता है कि इस प्राइम मिनिस्टर को अफ़गानिस्तान की कितनी समझ और कितनी दिलचस्पी है। दूसरे एयर मार्शल साहब जानते हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे
हर एरिया के मुताल्लिका अफराद होते हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदे के जाने से वो कोई पूरा वो हिल जाएगा। तो इदारे को भी बदनाम कर रहे हैं, उस शख्सियत को भी बदनाम कर रहे हैं, और कौम को भी एक जहनी अजाब और आजमाइश में डाला हुआ है। और एयर मार्शल साहब लोगों से भी ये नापसंदीदा और नाखुशगवार बहस करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो फोर्स्ड कन्वर्जन बिल है और उसके साथ जो लग रहा है कि वो फॉर द टाइम बीइंग स्कटल हो गया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे गैर मुस्लिम अक़लियतों के मज़हब की जबरी तब्दीली के ख़िलाफ़ जो एक बिल हुकूमत ने तैयार किया था और उसको जो मुतल्लिका पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने मुस्तरद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रोज़ कबल ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स के ख़िलाफ़ एक बिल था वो पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास के अंदर 2 घंटे उसके ऊपर बहस जो थी वो जारी रही, और उसके बाद कमेटी चेयरमैन ने मुतल्लिका बिल को अवामी मुफाद के ख़िलाफ़ करार दिया और उसके बाद उसको मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया कि कमेटी रिपोर्ट्स के जो मीडिया चेयरमैन हैं कमेटी के, उन्होंने ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में सुनाया जब जो कमेटी अरकान थे वो इस बिल के ऊपर वोटिंग के लिए तैयार थे, एक तफसीली बहस के बाद। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर ने कहा कि ये जो इशू है ये उनकी वजारत के नीचे आता है और जो बिल है इसको नज़रियाती इस्लामी काउंसिल जो है मुस्तरद कर चुकी है। इसके साथ साथ वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने भी इसकी मुखालफत की और कहा कि किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। ये क्या मामला हुआ, इतनी मेहनत से जो बिल तैयार किया गया था वो किस तरह मुस्तरद कर दिया गया, इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाल चंद मली साहब। अक़लियती रुकन हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ हैं। वेलकम टू द शो सर। जी लालचंद साहब, सर क्या मामला हुआ? बहुत अरसे से इस बिल पर काम हो रहा था, तफसील से बहस हुई और उसके बाद वोटिंग से पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया गया। जी शुक्रिया, आपने मुझे अपना मौक़िफ़ देने के लिए इनवाइट किया है। इस बात में आपको बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब दौरा कर रहे थे उसके साथ, तो उनको ये मालूम हुआ कि इस तरह के मसाइल हैं, हिंदू बच्चों को अगवा करके उनका मजहब तब्दील कर दिया जाता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर बने तो इस वक्त के जो वाक़यात हुए उसकी रोशनी में उन्होंने हिदायत दी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो इस मसले पे काम करे और फोर्स कन्वर्जन को रोकने के लिए तजवीज़ दे। उस कमेटी ने 2019 से लेकर अब तक काम किया, उसकी सब कमेटी बनी, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया जिस बिल को गुज़श्ता मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ जो रिलीजियस अफेयर्स है उनको भेजा गया था कि आप इससे अपनी राय दें। उन्होंने बजाय जो अपनी राय देते उन्होंने ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को अगेंस्ट रूल भेजा। जब वो वहाँ चला गया तो वहाँ से उन्होंने 42 जो इस बिल पे एतराज़ात किए और उस बिल को वापस किया और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने भी उस पर एतराज़ात किए। उस बिल को कमेटी में जब आया, जब डिस्कशन के लिए आया, तो दोनों पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से डिस्कस करने से इनकार करते हुए आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। वो बिल बेसिकली एक बार भी जो है वो डिस्कस नहीं हुआ। इससे सब जो माइनॉरिटी के अराकीन थे अक्रॉस पार्टी लाइन उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और कन्वीनर से मुतालबा किया कि आप इसको वोटिंग कराएं, लेकिन उनके पास एक सर ये बताएं कि ये जब हुकूमत तो मुलव्वस थी इस बिल की तैयारी में, बहुत मेहनत भी की गई, ह्यूमन राइट्स की कहा जाता है मिनिस्ट्री ने भी इस पर काम किया, तो फिर ये इसकी जो अपोजिशन है वो फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स ने खुद की। देखिए आपको इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी होगी। मैंने कहा ये ड्राफ्ट बिल था जो अभी जो है वो प्रोपोज बिल था, उसको डिस्कस होना था, लेकिन
उसको एक प्लान के तहत उसको लीक किया गया और उस बिल को जो स्टाफ तो फोर्स कन्वर्जन बिल था उसका नाम उन्होंने इस्लाम में दाखिल होने की ममानत का बिल करार दिया उसको। इतनी प्रोपेगेंडा थी क्योंकि इत्तेफाक से हमारे जो दोनों मिनिस्टर साहिबान हैं उन्हीं की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है शायद उनको उसको जाने में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके वोटर एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा कर रहे थे और वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे इस वक्त और उनकी अपनी ऐसी मजबूरियाँ होगी। लेकिन इससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में कहा कि मैं इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा और वो चाहते हैं कि अच्छी से सारे मसाइल हल हो। इससे वो उम्मीद रखते हैं कि वे फॉरवर्ड दी गई है कि इस बिल को वापस इस कमेटी में री इंट्रोड्यूस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे नए सोशल मीडिया रूल्स का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नए रूल्स हैं वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अदालती हुक्म या वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इसको इशू कर दिया है और अब पीटीए की अदालत का पीटीए हो, अदालती हुक्म हो या वफाकी हुकूमत की हिदायत, कोई भी जो वेबसाइट होगी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा उसको बंद करने का इख्तियार पीटीए के पास होगा। इसके साथ साथ तमाम जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनको जो है अब रजिस्टर करना होगा पाकिस्तान के अंदर 3 माह के अंदर और अपने दफातर भी पाकिस्तान में खोलने होंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको भी पाबंद बनाया गया है कि वो पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ जो मवाद होगा या गैर अखलाकी मवाद होगा उनको ब्लॉक करेंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद उसामा खिलजी, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो उसामा साहब जी। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि पिछली दफ़े भी जब ये सोशल मीडिया रूल्स हुकूमत ने अनाउंस किया था तो उसके बाद बहुत तनकीद हुई थी, उन्होंने वापस ले लिए थे और कहा था कि वो अब सब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के दोबारा गुफ्तगू करके इनको इशू करेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस है इस दफ़े वो हुकूमत ने उसको कोई अडॉप्ट किया, कोई स्टेक होल्डर से बात की इनको इशू करने से पहले? जी बिल्कुल, थोड़ी सी इन्होंने बात की, एक ही कंसल्टेशन हुई थी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ और एंड में जो एंड रिजल्ट है वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हत्ता कि ये कि जो कंपनियां हैं सोशल मीडिया को उनके लिए थोड़ी सी जो है तब्दीलियां आ गई हैं, लेकिन जहां तक इजहार राय की आज़ादी का सवाल है तो पाकिस्तानी शहरियों की इजहार राय की आज़ादी कम ही नज़र आ रही है, जिसमें बहुत वसी इख्तियारात पीटीए को दे दिए गए हैं, जो कि जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर सब कुछ बन रहा है। पीटीए ही डिसाइड करेगा क्या मवाद जो है नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे। अगर आप अपील करेंगे तो आप पीटीए के साथ ही करेंगे और फिर जो उसकी अपील होगी वो आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बुनियादी मसला है वो यही है कि एक कानून होना ही नहीं चाहिए जो आप हुकूमत को इख्तियार दे कि वो इंटरनेट से या सोशल मीडिया से मवाद हटा सके, क्योंकि जो ख़तरनाक मवाद है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया कंपनी हटाती हैं और जो साइबर क्राइम का कानून है उसमें बहुत सारे ऐसे शिके हैं जो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बट इसके अंदर साथ में ये भी तो तनकीद आती है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज खुद मवाद हटाती हैं उनके अपने रूल्स हैं या जो प्रोसीजर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और उस पर तो इंटरनेशनली भी अब बहुत तनकीद हो रही है कि जिस तरह वो ये फैसले कर रहे हैं उससे बहुत से अब ऐसे ग्रुप्स हैं दुनिया में, हुकूमतें हैं जो खुश नहीं हैं। बिल्कुल, और हम भी उसमें उन्हीं जो कंसल्टेशंस हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कंपनियों के साथ और वहाँ पर हुकूमत को प्रेशर डालना चाहिए
कि सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं, मिसाल के तौर पे अगर उर्दू ज़बान की मॉडरेशन है उसको बेहतर करें, उर्दू ज़बान बोलने वाले लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉय करें, जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट और हेट स्पीच को और इश्यूज, कल्चरल इश्यूज को समझते हैं, वो मॉडरेटर्स डालें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लेटफॉर्म उनका है, तो उन्हीं के पास इख्तियारात सबसे वसी और बेहतर तौर पे हैं जो वो डिसीजन ले सके। अगर हुकूमत उनको जो है कहती है और 48 घंटे का वक्त देती है, 48 घंटे में एक पोस्ट वायरल होकर लोगों को भूल भी जाती है, तो क्या उसका इफेक्ट ज्यादा नजर आएगा हमें? मुझे नहीं लगता। लेकिन इसमें बेहतरी यही होगी कि सोशल मीडिया के अपने जो मैकेनिज्म्स है इंटरनल, वो बेहतर हो, बजाय ये कि हुकूमत जो है अपनी सेंसरशिप की रिक्वेस्ट सोशल मीडिया कंपनी को भेजे, तो एक पॉलिटिकल सेंसरशिप का बहुत ज्यादा इसमें इख्तियार हुकूमत के पास आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।